हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम लोगों को डिले हो गया क्योंकि पेड क्लास अभी चल रही थी और पेड क्लास में मज़ा बच्चों को भी आ रहा था, तो थोड़ा सा वो लंबी खिंच गई। हम लोगों ने रिवीजन क्वेश्चंस भी वहाँ पर में ले लिए इस वजह से। और आप लोगों में से काफ़ी सारे बच्चे भी होंगे अभी पेड क्लास जो हमारी चल रही थी, जिसके अंदर में हम लोगों ने अलग अलग जो वर्षाएं हैं उनके बारे में देखा हमने, मैंगो शावर और बाकी सारी चीज़ें, ब्लॉसम शावर, काल बैसाखी, ठीक है, बारदोली छेड़ा, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने देखा। तो आप लोगों में से जितने भी लोग थे क्लास में, हाथ भी ऊपर कर दीजिए और मज़ा आया नहीं आप लोगों को ये भी बता दीजिए। सारी चीज़ें क्लास में ही याद हो गई आपको, कोई अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए बच्चे हाथ भी ऊपर कर रहे हैं, जो लोग बच्चे क्लास में आए थे अभी, ठीक है, मजा आ गया होगा, ठीक है, मुझे भी बहुत मजा आया आप लोगों को पढ़ाने में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ में, उससे पहले जितने भी बच्चे जिन्होंने इस सेशन को लाइक कर दिया उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने सेशन को ऑलरेडी लाइक कर दिया है। जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे फ्रेंड्स, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर एक जगह पे जल्दी जल्दी से, ठीक है, गोली की रफ्तार से फैला देंगे इस सेशन को आप लोग। ओके चलिए, और हाथ ऊपर करके बता भी देंगे जितने बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया। पहला क्वेश्चन आपका देखिए फ्रेंड्स, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? ठीक है, द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ठीक है, यहां पर में एक डिवाइड क्रिएट हुआ, मतलब इससे पहले क्या हो रहा था कि जनसंख्या बढ़ती घटती रहती थी, लेकिन अब यहां से क्या हुआ, जनसंख्या ने एक बस ऊपर का रास्ता पकड़ा, बोले अब नहीं घट रही मैं, ठीक है, अब तो ऊपर के ऊपर ही जाएंगी। ठीक है, तो जनसंख्या जो है वो कंटिन्यूअसली ग्रोथ के ऊपर में ही चली गई। उसके बाद में जनसंख्या ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो ये जो है फ्रेंड्स, ये था आपका 1921। ये बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर में आता है, द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ओके, महान विभाजन का वर्ष, ये याद रखना है आप लोगों ने। और हम लोगों को पता है कि फ्रेंड्स की भारत के अंदर में लॉर्ड मेयो जो थे, उनके समय काल के अंदर में पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में। लेकिन जो हमारी पहली कंप्लीट जनगणना हुई थी, ठीक है, वो हुई थी 1881 में। देखो ध्यान से समझना, इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपसे बोले जाए पहली जनगणना कब हुई थी, 1872 में। लॉर्ड मेयो थे उस समय में भारत के वायसराय। लिखो सभी लोग, 1872 में लॉर्ड मेयो के समय काल के अंदर में पहली बार जनगणना हुई थी भारत में। लेकिन ये पूरी तरह से कंप्लीट जनगणना नहीं थी। ठीक है, पहली जो है फ्रेंड्स कंप्लीट जो सेंसस हुई थी वो हुई थी 1881 में। तो क्वेश्चन अगर पहली जनगणना बोले तो 1872 लॉर्ड मेयो। लेकिन अगर पहली कंप्लीट सेंसस बोला जाए, कंप्लीट सेंसस, कंप्लीट अगर ये शब्द आए, कंप्लीट या फुल सेंसस बोला जाए, कंप्लीट या फुल सेंसस, ठीक है, तो वो हुई थी 1881 के अंदर में। और उस समय में भारत के वायसराय थे लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन के समय में। तो ये दो पॉइंट आप लोग सभी लोग कमेंट के अंदर में लिख देंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को सारी चीजें याद हो जाए। आप लोगों ने फ्रेंड्स एक एक्टिविटी करते रहनी है यहां पर में, ठीक है, एक्टिविटी आपकी। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इवन ऋग्वेद के अंदर में भी आप लोगों को जो है फ्रेंड्स ये मिलता है कि पॉपुलेशन का रिकॉर्ड रखा जाता था, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी मिलता है। लेकिन ये कोई प्रमाणिक हम लोगों को जानकारी उसके अंदर में नहीं मिलती। मतलब हमारे भारत में इसका इतिहास है कि जनसंख्या का रिकॉर्ड रखते थे, लेकिन कैसे रखते थे, क्या रखते थे, कितने बड़े पैमाने पर करते थे, उस बारे में पता नहीं। लेकिन ऋग्वेद के अंदर में भी और अर्थशास्त्र में, दोनों में भी जनसंख्या का रिकॉर्ड रखना है, जनसंख्या के बारे में जानकारी रखना है, ताकि हम अच्छे से पॉलिसी बना सके। ठीक है, उसके बारे में जानकारी दी गई है हमको। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि ये क्वेश्चन आपका यहां देख सकते हो एग्जाम में आया हुआ है। अब आप खुद से देखिए, यहां पर में यूपी एलटी ग्रेड के एग्जाम के अंदर में भी ये क्वेश्चन आया। ठीक है, महान विभाजन वर्ष, द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ठीक है, कौन से साल को माना जाता है, आप खुद देख लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपी एलटी ग्रेड का, और ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए यहां पर में फ्रेंड्स, बीपीएससी प्री 63, 67, सीडीपीओ सब जगह पे। इसीलिए आप लोगों से कहता हूं कि टीचिंग परीक्षा जो आप लोगों को पढ़ा रहा है, जो टीचिंग परीक्षा अभी भी हम लोगों ने, अभी जो थोड़ी देर पहले हमारी पेड क्लास हुई, इसके अंदर में भी हमने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों ने करना है। 1921 को जो है फ्रेंड्स द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से जाना जाता है, ये याद रखेंगे आप लोग। ओके, बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि आज हमारी जो है फ्रेंड्स यूपी शिक्षक भर्ती की यूपी एलटी ग्रेड की क्लास भी होने वाली है 8 बजे। तो जितने भी बच्चे देखना चाहते हैं, जितने भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, आप लोग सभी लोग देख सकते हो, सारे बच्चे इसमें आमंत्रित है। ठीक है, आप लोगों को नॉलेज बढ़ेगा ही उसके अंदर में। ठीक है, 8 बजे आज ये क्लास होंगी आप लोगों की। और हाँ, आज 10 बजे से एक न्यू हम लोग जो है स्टार्ट कर रहे हैं चीज। आप लोग मुझे बताइएगा, अगर आप लोग बोलोगे कि सर इसको हर वीक करिए, जो आज मैं आपके टेस्ट लेने वाला हूं, थोड़ी देर में बताऊंगा मैं आप लोगों को, बस थोड़े क्वेश्चंस कर रहे थे पहले आप लोगों का जल्दी जल्दी से, फिर मैं आपको थोड़ा बताता हूं उसके बारे में। उठे हुए भ्रंशोत को ब्लैंक कहा जाता है और निचले भ्रंशोत को क्या कहा जाता है? अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्या चीज है ये, ठीक है, अपलिफ्टेड ब्लॉक्स उनको क्या बोलते हैं और लोवर्ड ब्लॉक्स को क्या कहा जाता है? ये बेसिकली बात हो रही है पहाड़ों की। ठीक है, पहाड़ एक इस प्रकार के पहाड़ होते हैं, ठीक है, ओके, इस प्रकार के, इनको ब्लॉक माउंटेन्स बोलते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स। ये जो ब्लॉक माउंटेन है ना, ब्लॉक्स के अंदर में होते हैं। ब्लॉक्स के अंदर में एक ब्लॉक होता है जो ऊपर उठा हुआ होता है, उसको बोला जाता है हार्स्ट। ठीक है,
और एक जो ब्लॉक होता है वो नीचे में धंस जाता है। एक्चुअली क्या होता है, ये सपाट भूमि थी, ठीक है, ये हिस्सा नीचे में धंस गया, ढपाक करके धंस गया नीचे में, ठीक है, और ये ऊपर वाला हिस्सा ऊपर रह गया। तो जो ऊपर रह गया हिस्सा, ठीक है, वो पहाड़ों की तरह दिखाई देने लगा आपको, ठीक है, पहाड़ों की तरह, उसको बोलते हैं हार्स्ट, ठीक है, उत्तखंड बोला जाता है उसको, ठीक है, उत्तखंड, ऊपर रह गया ना वो, इसी वजह से इसको उत्तखंड बोलते हैं आप लोग, उत्तखंड, ठीक है। और ये ग्राबेन, इसको बोला जाता है भ्रंशोत, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो यहां पर में आप देख सकते हो कि हिंदी में भी उसने वही दे दिया एग्जामिनर ने आप लोगों को, हिंदी में भी। तो उठा हुआ जो होता है ना भ्रंशोत या उठा हुआ जो ब्लॉक होता है उसको बोला जाता है हार्स्ट, और जो नीचे जो धसा हुआ होता है ना, ठीक है, उसको बोला जाता है ग्राबेन, ठीक है, ग्राबेन, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो आंसर इसको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चाहते हो कि इस तरीके के क्वेश्चन करा दूं जो टाई ब्रेकर है आप लोगों के? टाई ब्रेकर का मतलब होता है कि भाई सब लोग अगर सही क्वेश्चन लगा रहे तो एक दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपको आगे बढ़ा देते हैं हजारों लाखों बच्चों से, ठीक है। अगर चाहते हो तो जल्दी से मेरे को हाथ ऊपर करके बताएंगे, और जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया वो लोग भी बता देंगे जल्दी जल्दी से, ठीक है। 1000 लाइक से हम लोग बहुत पास पहुंच चुके हैं फ्रेंड्स। जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहिए आप लोग, ओके। नाउ ब्लॉक माउंटेन जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दिया मैंने कि जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा होता है उसको हार्स्ट बोला जाता है, उत्खंड, और जो नीचे होता है उसको ग्राबेन बोलते हैं, ठीक है, द्रोणी का भ्रंश, ग्राबेन, ठीक है, भ्रंश भी बोलते हैं उसको, ग्राबेन या भ्रंश, ठीक है। रक्षाबंधन जो है फ्रेंड्स कल है, और कल आप लोगों की एक बड़ी क्लास होने वाली है, ठीक है, और आप सभी लोगों के लिए राखी का एक तोहफा मेरे तरफ से कल, ठीक है, एक लंबी क्लास हम लोग लेंगे, नेशनल लेवल के जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों से बन सकते हैं आपके एग्जाम के अंदर में, ठीक है, भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारत का जो है भारत की पॉलिटी, भारत की इकोनॉमिक्स, ठीक है, इनसे रिलेटेड, भारत से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट वाले जीके के क्वेश्चन है वो सारे के सारे मैं कल आप लोगों को जो है फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। साथ ही साथ जितने भी बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं वो 70% ऑफ राखी 2025 इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके आप लोग जुड़ भी सकते हो, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहां पर में? UNEP, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप सभी लोग, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहां पर में? बताइए जल्दी से। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, देखिए फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो ये बेसिकली जो एनवायरमेंट रिलेटेड जो कार्यक्रम है वो चलाता है, पर्यावरण रिलेटेड कई सारी रिपोर्ट्स जारी करता है, बुक्स जारी करता है, पैम्फलेट जारी करता है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की अगर हम बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर अफ्रीका के एक देश के अंदर में, ठीक है। अब चलो मैंने आपको हिंट दे दिया अफ्रीका के एक देश में, तो क्या आंसर हो सकता है? थोड़ा सा कोशिश तो करो, ठीक है। 13 लाइक्स दूर है हम लोग 1000 से, जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे आप लोग, ओके। सर आप मेरे बिग ब्रदर है, बिल्कुल आप भी छोटी बहन जैसे ही हो, ठीक है। तो कल आपके लिए तोहफा, कल बड़ी क्लास लेकर। नायरोबी जो है फ्रेंड्स केनिया के अंदर में इसका हेडक्वार्टर है, ये याद रखना है आप लोगों ने, नायरोबी केनिया के अंदर में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। केनिया अफ्रीकन कंट्री है एक। तो यूनाइटेड नेशंस की जो है फ्रेंड्स अलग अलग एजेंसी है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की अगर मैं बात करूं तो नायरोबी के अंदर में है, केनिया में इसका हेडक्वार्टर, 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम कहां पर में? UNDP अगर यह आ जाए, और UNEP दोनों अलग अलग चीजें है। UNEP नायरोबी केनिया में हेडक्वार्टर है, UNDP न्यूयॉर्क USA के अंदर में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन जो है फ्रेंड्स यहां पर में चिल्ड्रंस फंड, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, ये इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क USA के अंदर में है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार किसमें शामिल किए गए हैं? भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार, तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार की बात करेंगे हम लोग, मतलब फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारे भारत के संविधान के पार्ट नंबर 3 के अंदर में, भाग नंबर 3, इसके अंदर में जो है फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक के जो आर्टिकल्स है, इनका जो भाग बनाया गया है वो पार्ट नंबर 3 है, और इसको फंडामेंटल राइट्स वाला पार्ट बोलते हो आप लोग, फंडामेंटल राइट्स का पार्ट, ओके। तो ये आप लोगों ने याद रखना था, फंडामेंटल राइट्स पार्ट नंबर 3 में दिया गया है, आर्टिकल नंबर 12 से 35 के बीच में, ओके। तो बेसिकली एक चीज है, ये बहुत याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, कि फंडामेंटल राइट्स लाए क्यों गए थे। ये मैंने फंडामेंटल राइट्स वाला जो पार्ट आपको पढ़ाया है पेड में, उसमें पूरा हमने डिटेल में देखा, ये वाली स्लाइड हमने पूरा अच्छे से, और मैंने आपको डिटेल में बताया कि ऑथोरिटेरियन रूल या तानाशाही, ठीक है, उससे रिलेटेड है ये। ऑथोरिटेरियन रूल या तानाशाही जो है उसको आने से रोकने के लिए
हमारे भारतीय संविधान के अंदर में जो है फ्रेंड्स क्या किया गया है, ये लाया गया है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, इसके अलावा जो है ये टायरनी या उत्पीड़न जो किया जाता है सरकारों के द्वारा, अंग्रेजों के समय में होता था, उससे बचाने के लिए भी ये किया गया है, उत्पीड़न से बचाने के लिए। ठीक है, तो आंसर जो है फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकार क्यों लाए गए हैं, तो तानाशाही और उत्पीड़न, सरकार आपको उत्पीड़न ना करे, सरकार आपकी तानाशाही ना रहे, इस वजह से बचाने के लिए। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स, हमारे भारत के अंदर में आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक के जो आर्टिकल्स है, ठीक है, पार्ट नंबर 3 में, ठीक है, इनको बोला जाता है। देखिए आप देख सकते हो पार्ट नंबर 1 के अंदर में यूनियन एंड टेरिटरीज दिया गया है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है, सिटीजनशिप जो है वो आपका नागरिकता से रिलेटेड प्रावधान आपके भाग नंबर 2 में दिए गए हैं, 5 से 11 के लिए। ठीक है, पार्ट नंबर 3 जो है फ्रेंड्स, ये मूल अधिकार से रिलेटेड है, पार्ट नंबर 3। तो वही चीज आपसे पूछा था कि कौन से पार्ट में दिया गया है आपका मौलिक अधिकार, तो भाग नंबर 3 में। भाग नंबर 2 में नागरिकता से रिलेटेड बात की गई है, नागरिकता। ठीक है, नागरिकता। और भाग नंबर 4 जो है ये डीपीएसपी से रिलेटेड है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ओके, चलिए, तो ये सारे के सारे आप लोगों को याद होने चाहिए, और मैंने पूरा डिटेल में आपको हर एक पार्ट पढ़ाया है। ओके, तो प्लीज रिवाइज करिए आप लोग, जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए अच्छा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर में, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। ठीक है, तो विच ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज राइट टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड इवन दो हैज नॉट राइट टू वोट। ठीक है, तो बताइए जल्दी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों को। तो भारत सरकार का कौन सा अधिकारी है जो सदस्य ना होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा जो लॉ ऑफिसर है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, ठीक है, उसको बोलते हैं हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी। ये जो है फ्रेंड्स हमारे भारत के पार्लियामेंट के अंदर में जाकर बैठ सकता है, पार्लियामेंट के अंदर में जाके बैठ सकता है, वहां पर में पार्टिसिपेट कर सकता है, बोल भी सकता है, बोलने का भी अधिकारी है, लेकिन वोट का अधिकार नहीं है, उसको वोट नहीं दे सकता वो। ठीक है, अटॉर्नी जनरल। और अभी हमारे भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है ये आप लोग बताएंगे जल्दी से मुझे। ठीक है, कमेंट करके बताइए अभी हमारे भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है और कौन से नंबर के हैं ये भी बता दीजिएगा। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अच्छा, एक और चीज आपको बताता हूं कि एक और चीज है आप लोगों का कि अटॉर्नी जनरल भारत के पार्लियामेंट में जाकर बैठ सकते हैं, उसमें भाग ले सकते हैं। ठीक है, वोट नहीं दे सकते। इसके अलावा इनके पास में एक और अधिकार है, ये भारत की किसी भी कोर्ट में, कोई भी कोर्ट में, भारत के किसी भी, ठीक है, कोई भी जो कोर्ट है उसमें जाकर बैठ सकते, ऑडियंस होने का अधिकार है, इनको नहीं रोका जा सकता। ठीक है, मतलब ये भारत में कोई भी कोर्ट है वहां जाकर अगर उनको बैठना है तो उनको नहीं रोका जा सकता, वो उनको ऑडियंस होने का अधिकार है उस कोर्ट के अंदर, किसी भी कोर्ट में भारत के। ठीक है, तो ये भी इनके पास में अधिकार है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की किसी भी कोर्ट में जाकर बैठने का अधिकार किसके पास में, तो अटॉर्नी जनरल के पास में। भारत का सबसे बड़ा कानून अधिकारी किसको माना जाता है, कानून अधिकारी। ठीक है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। ये क्वेश्चन पश्चिम बंगाल पीसीएस के एग्जाम के अंदर में आया था अभी कुछ दिन पहले, तो वो भी याद रखिएगा आप लोग, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। हमारे भारत के अटॉर्नी जनरल है आर वेंकट रमनी, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी लोग फ्रेंड्स। अब एक क्वेश्चन यूपी टेट के एग्जाम के अंदर में आया था थोड़े दिन पे, जो पिछली वाली यूपी टेट हुई थी आप लोगों की, उसके अंदर में। ठीक है, कि आपका कौन सा आर्टिकल है, तो 76 नंबर का आर्टिकल है, और ये पेपर 1 में आया था इवन। ठीक है, मतलब पेपर 1 में ऐसा समझा जाता है कि पेपर 1 के अंदर में भाई क्या आर्टिकल वगैरह पूछ लेंगे करके वो। ठीक है, ईवीएस वीवीएस टाइप का होता है, लेकिन उन्होंने ये पूछ लिया था आर्टिकल कौन सा है करके अटॉर्नी जनरल का, तो आर्टिकल नंबर 76 उसका आंसर है। बहुत सिंपल सा है, लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं, रिवीजन नहीं करते, इस वजह से रह जाता है उनका। रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आर्टिकल नंबर 76 ये याद रखेंगे आप लोग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इंडिया। भारत की लंबाई, ठीक है, और चौड़ाई के बारे में क्या सही है। अब देखो, लंबाई के बारे में और चौड़ाई के बारे में बोला है। ठीक है, तो ये है भारत की लंबाई और ये है भारत की चौड़ाई। ठीक है, तो पहले लंबाई बताना है, जो पहले पूछा वो बताएंगे आप लोग। तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक का भारत का जो लंबाई है फ्रेंड्स, वो कितनी है। ठीक है, 3214 किलोमीटर। और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई की अगर हम बात करेंगे फ्रेंड्स, तो 2933 किलोमीटर। ठीक है, चौड़ाई आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर मैं देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर में ये ऊपर से नीचे तक आप देखोगे तो 3214 किलोमीटर है। यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हो, ये है 3214 किलोमीटर ऊपर से नीचे तक की जो लेंथ। ठीक है, और वही अगर हम लोग ब्रेड्थ की बात करें, चौड़ाई की बात करेंगे, तो 2933 किलोमीटर है। आप थोड़ा सा मैं जूम करके भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, देख सकते हो ये जो चौड़ाई है 2933 किलोमीटर, और जो लंबाई आपसे पूछी थी वो थी 3214 किलोमीटर। ठीक है, तो पहले लंबाई बतानी होती है फिर चौड़ाई, और वही पूछा भी उसने, लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई आपने बता दिया। इस तरीके से करना था। ये नंबर लिख दो आप लोग जल्दी से कमेंट के अंदर में, हर एक बच्चा लिख देगा। ठीक है, जल्दी से टॉप फैन मूवमेंट जो है हम लोग लेकर आएंगे अगले 2 मिनट के अंदर में। तो आप सभी लोगों ने कमेंट्स जो है जितने ज्यादा स्पीड में कर सकते हो उतने स्पीड में आप लोग कमेंट करते रहेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, और जो पूछ रहा हूँ वो सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोग बताते रहेंगे कमेंट्स के अंदर में, जल्दी जल्दी से आंसर करते रहेंगे कमेंट में। नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हमारे।
ओके अगर आप लोगों से पोल दिया जाए कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार मतलब भारत कहां से स्टार्ट होता है देशांतर में, लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक, ये देशांतरीय विस्तार है हमारे भारत का। ठीक है, वही अगर मैं बात करूं आप लोगों से लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, ठीक है, अक्षांशीय विस्तार, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। कुछ भी नहीं है यार, ये याद हो जाता है आराम से, बस क्या करना होता है पता है आपको, रिवीजन। ठीक है, बार 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 रिवीजन रिवीजन करते रहेंगे आप लोग, ठीक है, वो हो जाएगा आप लोगों का। विश्व प्रताप सुल्तानपुर जी बोल रहे हैं आज मेरा जन्मदिन है, आपका आशीर्वाद जल्दी ही सफलता प्राप्त कर सकूं। बिल्कुल, मेरा जो है आपके साथ में आशीर्वाद है, ठीक है, और सारी दुआएं हैं, जल्दी से आप सफल हो जाइए, अपने मम्मी पापा को, अपने परिवार वालों को, अपने प्रियजनों को आप प्राउड फील कराइए, क्योंकि यही चीज़ है, ठीक है, सबसे बेस्ट होती है जब आप प्राउड फील कराते हो। ठीक है, तो प्राउड फील कराइए, मेहनत करिए अच्छे से, ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट। और अगला जन्मदिन जब आपका आए तो आपने बोलना है कि सर जन्मदिन है आज मेरा और मैं सफल भी हो चुका हूं, ये वाली चीज चाहिए मुझे। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। निम्नलिखित में से किस जनगणना वर्ष को देखिए भारत में महान विभाजन का वर्ष के रूप में जाना जाता है? अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था मैंने इसका आंसर, जल्दी से आप लोग आंसर कर देंगे स्पीड में। ओके तो निम्नलिखित में से किस जनगणना वर्ष में भारत में महान विभाजन के रूप में देखा जाता है? तो महान विभाजन जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है 1921 को बोला जाता है, 1921 1921। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर में है। अब ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, कितने बच्चे अभी क्लास के अंदर में थे? ठीक है, अभी जो हमने अभी पेड क्लास की है, जो बच्चे नहीं जुड़े मैं अभी भी कहूंगा आपसे कि जल्दी से जल्दी टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ जाइए, कहीं आप पीछे ना रह जाओ। नीचे में नंबर चल रहा है 7611101101 9697884444। ठीक है, जल्दी से टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ जाइए आप लोग। ठीक है, राखी 2025 आज कूपन कोड भी आप लोगों का, तो उसका इस्तेमाल भी आप लोग कर सकते हो। तो ये देखिए किस में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। ठीक है, बताइए जल्दी से, सामान्य घटना, केरल और कर्नाटक दोनों में सामान्य घटना है, मैंने अभी आपको बताया इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पेड क्लास के अंदर में ये लिया है, पूरा का पूरा हमने पूरा पढ़ा है इससे रिलेटेड। तो इसको मैंगो शावर कहा जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, मैंगो शावर। ठीक है, मैंगो शावर आप लोगों का आंसर हो जाएगा जी। ये क्वेश्चन आरओ यारो में भी आया था सर, देखिए अलंकृता बोल रहे हैं कि आरओ यारो के अंदर में भी आया था इस तरीके का क्वेश्चन, क्या बात है। तो आप लोगों के साथ ही आप लोगों को जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं मोटिवेशन दे रहे हैं, तो आप लोग समझ लीजिए, ठीक है, कि जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम लोग नॉलेज कैप्सूल्स ले रहे हैं, हम छोटे छोटे सेशंस ले रहे हैं, वो कितना ज्यादा आप लोगों के लिए यूजफुल है। चलिए, तो ए इज द करेक्ट आंसर, ये अभी आप देख सकते हो, अभी मैंने अभी ये जस्ट पेड क्लास का वो है वीडियो, ठीक है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल रक्षाबंधन है, कितनी लड़कियां हैं यहाँ पर में? लड़कियां कितनी हैं, हाथ ऊपर करके बता दो। और जो बाकी के भी लड़के हैं, ठीक है, जिनकी सिस्टर्स वगैरह है, वो भी हाथ ऊपर कर सकते हैं आप लोग। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोगों के लिए कल रक्षाबंधन की एक बहुत ही सुंदर आप लोगों के लिए फ्रेंड्स एक गिफ्ट आपका, ठीक है, जिसमें हम भारत का भूगोल, भारत की राजनीतिक व्यवस्था, भारत की पॉलिटिकल साइंस, भारत का इतिहास, भारत की अर्थव्यवस्था, ठीक है, भारत का जीके, इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, ये महामैराथन। और ये कल आप लोगों को एक तोहफा है रक्षाबंधन का, महामैराथन रक्षाबंधन का तोहफा आप लोगों के लिए। तो कल 2 बजे एग्जैक्ट आप लोगों ने जुड़ जाना है, ताकि आप सभी लोग इन सारे क्वेश्चन को कर सके। तो रक्षाबंधन का तोहफा आप लोगों के लिए महामैराथन, कोई भी बच्चा इसको मिस नहीं करेगा, हम ताबड़तोड़ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और आज रात में आप लोगों के लिए टेस्ट है, ठीक है, ये टेस्ट हर हफ्ते हम लोग कर सकते हैं, अगर आप लोग मुझे बताओ कि अगर करना है तो। देखिए मैं आप लोगों को प्लान बता देता हूं, हम क्या करेंगे, जो PYQs होते हैं आप लोगों के, ठीक है, उनके ऊपर में बेस्ड अलग अलग जो PYQs होते हैं, डिफरेंट एग्जाम के डिफरेंट PYQs, हर जो है हम हर हफ्ते एक टेस्ट रखेंगे आप लोगों के लिए, वीकली टेस्ट, टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में, टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे। वैसे भी टीचिंग परीक्षा पे अब आप लोगों के लिए बहुत बड़ा एक सरप्राइज भी आने वाला है, इतने सारे फीचर्स हम लोड कर रहे हैं आपके टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन में कि आपको मजा आ जाएगा, ठीक है, आप एडिक्ट हो जाओगे टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन से। तो जो है फ्रेंड्स PYQs टीचिंग परीक्षा का, ठीक है, मैं थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों ये आप लोगों ने देखा भी होगा कि 2 बार मुझे करंट मारा है स्मार्ट बोर्ड ने। अब ये देखना पड़ेगा कि इसमें इशू क्या आया है, तो मैं थोड़ा सा दूर रह के बस पेन से उसको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। तो PYQs टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में हम लोग जो है फ्रेंड्स वीकली टेस्ट रखेंगे, वीकली टेस्ट बेस्ड ऑन, ठीक है, वीकली टेस्ट बेस्ड ऑन फ्री वीकली टेस्ट, ठीक है, बेस्ड ऑन PYQs अलग अलग।
हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स आए में क्वेश्चन आए, मान लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में, किसी एग्जाम के अंदर में आपका क्वेश्चन आया है, ठीक है, जैसे मैंगो शावर वाला क्वेश्चन था, अब हम नॉर्वेस्टर डाल देंगे उसके अंदर में, काल बैसाखी जो है फ्रेंड्स वो क्वेश्चन डाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद में हम लोग जो है फ्रेंड्स बारदोली छेरा जो है उसके ऊपर में क्वेश्चन डाल सकते हैं, ब्लॉसम शावर पे क्वेश्चन डाल सकते हैं, मतलब जो टॉपिक पे क्वेश्चंस आए हैं उन टॉपिक्स के ऊपर में आपको टेस्ट में क्वेश्चन दे देंगे, ताकि अगर वो आ जाए आप लोगों से, ठीक है, तो हो जाए। ऑलरेडी टीचिंग परीक्षा से एडिक्ट हो गए हैं सर, चलिए ये अच्छी बात है, ये एडिक्शन अच्छा है, ठीक है, कुछ एडिक्शंस अच्छे होते हैं आराध्य, ये पढ़ाई वाले, और आपको सफल बना देंगे एडिक्शन। तो आप बताइएगा मुझे कमेंट के अंदर में, ठीक है, मैं एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म दूंगा आपको अभी लास्ट में, ठीक है, जो बच्चा पूरा वीडियो देखेगा उसको, तो वो बच्चा वो फॉर्म भर देना, ठीक है, आप लोगों को हम उसमें डाल देंगे, उसमें ऐड कर देंगे। उसमें इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है ये बता दीजिए आप लोग जल्दी से, इमली के अंदर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली का बूटा, बेरी का पेड़, इस जंगल में हम दो शेर, चल घर जल्दी हो गई देर, एक गाना था पुराना वाला, ठीक है। तो इमली के अंदर में कौन सा जो है अम्ल पाया जाता है, इसकी पूरी की पूरी एक लिस्ट है फ्रेंड्स, आप लोगों को प्रोवाइड की है, ये मैं टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर में भी डाल दूंगा और टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में भी, ठीक है। एसिटिक अम्ल जो है फ्रेंड्स सिरका, क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है, एसिटिक एसिड विनेगर के अंदर में पाया जाता है आप लोगों का। फॉर्मिक एसिड, चींटी ने काटा है कभी आप लोगों को? कोई है यहाँ पर में जिसको चींटी ने कभी ना कभी जिंदगी में काटा हो? तो चींटी अगर आपको दिखे चलते हुए, ठीक है, आप कुछ काम कर रहे हो तो रुक जाना वहां पर, मैं चींटी के पास में जाना, ठीक है, जो भी हो गया आपके बोलना रुक जाओ करके, मैं चींटी से बात करके आता हूँ, ठीक है, चींटी से के पास जाना, बोला चींटी तेरे को पता है जब तू काटती है ना तो तेरे अंदर में फॉर्मिक एसिड होता है, तू टुपुक करके जो है फॉर्मिक एसिड डाल देती है, पगली तेरे को पता भी नहीं होगा, तू क्लास करती है दानिश सर की, ठीक है, टीचिंग परीक्षा के ऊपर में क्लासेस की, तूने, तेरे को फॉर्मिक एसिड होता है तेरे अंदर के अंदर में और तू ऐसे डाल देती है, तेरे को पता भी नहीं है। ये इवोल्यूशन से जो धीरे 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 तेरे को बचाने के लिए, कि कोई तेरे को मारे ना, तेरे को कोई मारने के लिए आए तो तू उसको टपक से काट दे, उसमें फॉर्मिक एसिड डाल दे तो लोग तेरे से डरे, इस वजह से जो है तेरे अंदर में फॉर्मिक एसिड होता है काटने पर। तूने मेरे को काटी थी पिछले बार ना, तो ऐसा वहां पर में दर्द हो रहा था, तो बताना उसको, अरे भाई तुम्हारे फर्ज बनता है कि चींटी को भी बताओ आप लोग, वो ज्ञान से अनभिज्ञ क्यों रह जाए, ठीक है। तो चींटी को भी बता के आना है आपने, उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है। साइट्रस फ्रूट्स जो होते हैं ऑरेंज लेमन वगैरह, उसमें साइट्रिक एसिड होता है आप लोगों का। अब जो बात हो रही है हम लोगों की इमली, अंगूर, कच्चा आम, ठीक है, इमली, अंगूर, कच्चा आम, ठीक है, तो टार्टरिक एसिड उसके अंदर में होता है, ये याद रखना आप लोगों ने, टार्टरिक एसिड, ठीक है, टार्टरिक अम्ल। तो टेमरिंड, ग्रेप्स और अनराइप मैंगोज, कच्चे आम के अंदर में टार्टरिक एसिड पाया जाता है, ये याद रखेंगे आप सभी। अच्छा, दूध के अंदर में कौन सा वाला एसिड पाया जाता है, इसमें से देखो और कमेंट में आंसर करो जल्दी से। 1500 लाइक्स से हम लोग केवल और केवल 34 लाइक्स दूर है, जल्दी जल्दी से बात कर दीजिए आप लोग। काटती एक चींटी है, मारते हैं हम 10 को। भाई देखो, मतलब बदला लेने की बदला देखो कितना खतरनाक है, कि सर काटती एक चींटी है हम 10 को मार देते हैं, देखा बदला खतरनाक वाला, पूरी उनकी उसको ही खत्म कर देते हो, उनके आजू बाजू वाले लोगों को, पूरा परिवार खत्म कर दिया आपने उसका। चलिए, लैक्टिक एसिड होता है उसके अंदर में, बिल्कुल ये वाला भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, कि साबुन में कौन सा जो है हाइड्रोक्साइड होता है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, दूधिया मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। तो ये भी क्वेश्चन बनता है आप लोगों से, ठीक है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया था? उन्होंने बोला था कि हार्ट एंड सोल है संविधान की, मतलब संविधान किसी बॉडी, किसी इंसान की बॉडी में से उसका दिल निकाल लो, दिल निकाल लिया, फिर उसकी आत्मा भी निकाल ली, तो कुछ बचेगा उसमें? नहीं ना। तो डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर ने कहा कि आर्टिकल नंबर 32 जो है ये संविधान की हृदय और आत्मा है। ऐसा क्या है आर्टिकल नंबर 32 में? फिर तो संविधान पूरा मर जाएगा, क्योंकि संविधान की आत्मा निकाल ली आपने, संविधान का दिल निकाल लिया है, तो अगर आर्टिकल नंबर 32 ही निकाल दिया तो फिर बचेगा क्या संविधान के अंदर में? तो एक्चुअल में आर्टिकल नंबर 32 क्या बोलता है कि अगर आपके कोई फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, मूलभूत अधिकार का हनन हो रहा है, आपको नहीं मिल रहे, तो आप कोर्ट जा सकते हो और कोर्ट आपको आपके फंडामेंटल राइट दिलाएगा। अगर आप आजाद देश में रह रहे हो, एक लोकतांत्रिक देश के अंदर में जहां जनता सर्वोपरि है और जनता को उनके अधिकार ना मिले, तो फिर क्या ही आजादी, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 32 आपको फंडामेंटल राइट, जो आपके आजादी फील करने के लिए जरूरी है, ठीक है, उसको सुनिश्चित करता है कि अगर आपको नहीं मिल रहे तो आप कोर्ट चले जाइए, कोर्ट आपकी बात सुनेगा। तो आर्टिकल नंबर 32 को हृदय और आत्मा कहा है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसको याद रखिएगा आप लोग। ओके, चलिए, तो डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल किसको कहा है? आर्टिकल नंबर 32 को। आर्टिकल नंबर 32 आपको कोर्ट जाने का अधिकार देता है, और इसका टेक्निकल लैंग्वेज में नाम है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ठीक है।
तो आर्टिकल नंबर 32 की जगह पे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी भी आ सकता है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है वो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 32 है। संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार का राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को बोला जाता है, कोर्ट जाने का अधिकार। तो फ्रेंड्स क्या आप लोग तैयार हो एक बड़े गिफ्ट के लिए, एक बड़ा जो है बदलाव आने वाला है, एक बड़ी जो है क्रांति आने वाली है, ठीक है। टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन में आपको इतने सारे फीचर्स, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स एक चीज़, मैं हमेशा सोचता हूँ, हमेशा देखता हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं वो अपने रूम रेंट को देने के लिए भी तरस रहे। कितने लोग हैं, मैं पिछले दिनों जब देख रहा था, मैंने जब वीडियो बनाया था कि एग्ज़ाम हो सकता है इलेक्शन के बाद में हो और सरकार इस तरीके की कर रही है, मैंने कुछ कमेंट्स देखे जो मुझे बड़े विचलित कर दिए कि सर रूम रेंट का पैसा देने के लिए पैसे नहीं है, मैस का पैसा कैसे देंगे, मैस का पैसा कैसे देंगे, ये दिक्कत थी उनको। तो फ्रेंड्स हमने उसके लिए ही, ठीक है, एक हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं पढ़ाई के साथ में आप कैसे अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। आप लोगों की हम कैसे मदद कर सकते हैं, फाइनेंशियल कैसे मदद कर सकते हैं आप लोगों की, उसके लिए हम लोग चीज़ लेकर आ रहे हैं, ताकि इस तरीके के बच्चे जो अपना, मुझे लगा कि यार ये कैसे, मतलब एक बेसिक सी चीज़ वो अपने आप की नहीं करवा पा रहे बेचारे, इतनी छोटी सी चीज़ की खाना क्या खाएंगे वो नहीं पता उन लोगों को। अब बताइए कि हमारा क्या, ये लोग, ये देश हमने बनाया 75 ईयर्स के अंदर में कि खाना क्या मिलेगा, खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और वो भी किसको, जो आगे जाकर भविष्य है हमारे देश का, हमारे देश के भविष्य को बनाने वाला भविष्य हमारा शिक्षक, ठीक है, उसको खाना नहीं मिलेगा या वो कैसे रहेगा, वो टेंशन में आ गया वो। तो उसके लिए जो है फ्रेंड्स एक चीज़ लेकर आ रहे हैं हम लोग, एक बहुत ही बढ़िया चीज़ रहेंगी, आप लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे, और टीचिंग परीक्षा एक्सक्लूसिव आप लोगों के लिए ये चीज़ हम कर रहे हैं। तो स्टे ट्यून्ड, हम लोग इस पर दिन रात काम कर रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। मैं आज खुद सुबह जो है 8 बजे यहाँ ऑफिस, 8 बजे तक मैं ऑफिस में था, 8 बजे मैं ऑफिस से गया हूँ, ठीक है। हम रात भर भी उस पर ही काम कर रहे थे। कल मैं दोपहर के 2:30 बजे मैं सोया हूँ, रात भर के बाद में भी दोपहर के, ठीक है। इतना ज़्यादा उसके ऊपर में एफर्ट्स हम लोग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आप थोड़ा सा दीजिए समय, आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ आने वाली है। तो स्टे ट्यून्ड, टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन डाउनलोड करते रहे, करके रख लेंगे और उसके ऊपर में एक्टिव रहेंगे आप लोग। नाउ फ्रेंड देखिए, किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग बनाई थी, ठीक है। तो भारत माता की पेंटिंग किसने बनाई थी आपको बताना है। भारत माता की पेंटिंग किसने बनाई थी, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर, जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर दीजिए फ्रेंड, जल्दी जल्दी से। तो हु पेंटेड पोर्ट्रेट ऑफ भारत माता टू एंकरेज स्वदेशी मूवमेंट, तो स्वदेशी मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए 1905 में जब बंगाल का बंटवारा हुआ तो अवनींद्रनाथ टैगोर, ठीक है, तो अवनींद्रनाथ टैगोर जो थे फ्रेंड्स, इन्होंने भारत माता की पेंटिंग बनाई थी। किसने बनाई थी एक बार लिख दो पहले, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जब मैं आपको बताऊंगा तो उसमें आपको आना चाहिए, ठीक है। तो अवनींद्रनाथ टैगोर जो थे, इन्होंने भारत माता की पेंटिंग बनाई। ये क्वेश्चन आया आपका बीपीएससी टीआरई के अंदर में। अब आप लोग देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, मैं आपको आगे में बताता हूँ। इनका जो इन्होंने पेंटिंग बनाई थी, इसका मेन मकसद क्या था, भारत के जो लोग थे ना, भारत में जो बंगाल का विभाजन जो था, ठीक है, उसका विरोध करने के लिए ये बेसिकली बनाया था उन्होंने, बंगाल के विभाजन का विरोध करने के लिए, ठीक है। 1905 के अंदर में अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की पेंटिंग, इसने अंदर में उन्होंने भारत माता को एक लेडी के रूप में जो है प्रस्तुत किया था यहाँ पर में, कि एक एज अ फीमेल उन्होंने इसको पोर्ट्रे किया था, ओके। तो 1905 में बंगाल के पार्टीशन के विरोध में ये बनाई गई थी, बंगाल के पार्टीशन के विरोध में 1905 में अवनींद्रनाथ टैगोर। ये क्वेश्चन आया आप लोगों का बीपीएससी टीआरई के अंदर में। अब मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन दिखाता हूं, ध्यान से समझिए आप लोग, ओके। एक क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये क्वेश्चन DSSB TGT का है, पूरा वेल रिसर्च्ड कंटेंट है आप लोगों का फ्रेंड्स, ठीक है। आभा शुक्ला जी और जो पूरी हमारी कंटेंट टीम है वो इसके ऊपर में बहुत ज़्यादा मेहनत करती है आप लोगों के लिए, एक एक पॉइंट के ऊपर में, एक एक क्वेश्चन के ऊपर में, कि कैसे आप लोगों को और ज़्यादा बेहतर एक्सपीरियंस दिया जा सके। तो पेंटिंग के माध्यम से भारत माता की छवि की कल्पना और चित्रण किसने किया था, ठीक है। तो DSSB TGT का 2021 में आया हुआ क्वेश्चन आपका, इसके अंदर में बोला गया है कि किसने की थी परिकल्पना, तो अवनींद्रनाथ टैगोर इसका आंसर होगा, ठीक है। मैं चाहूंगा कि 100% आंसर आना चाहिए अभी यहाँ पर में, अभी मैंने जस्ट आपको बताया है, ठीक है। अवनींद्रनाथ टैगोर 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था उसके विरोध में उन्होंने ये बनाई थी, ठीक है, और स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए ये बनाई थी उन्होंने, ओके। अब देखिए यहाँ पर मैं फ्रेंड्स एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखाता हूँ, आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए इसमें, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखिए, ये DSSB DOE PRT में 2022 में आया क्वेश्चन, ठीक है, 2022 में। इसका आंसर तो गोली की रफ्तार से कमेंट में भी कर दीजिएगा, और जल्दी से फैन मूवमेंट के लिए तैयार रहिए टीम, ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद में हम लोग टॉप फैन मूवमेंट देखेंगे, ओके।
तो भारत माता पेंटिंग के संदर्भ में कौन सा वाला कथन सही है, और ये स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन आप लोगों का। अब आप लोगों ने स्पीड में आंसर करना है, ठीक है। और ये भी बताइएगा, कमेंट में भी लिखिए कि क्या सही है और क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, ठीक है, वो भी लिखते जाइए कमेंट में। तो अगर मैं बात करूं भारत माता पेंटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इट हैज बीन पेंटेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। नहीं, अवनींद्रनाथ टैगोर ने इसको बनाया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने नहीं, अवनींद्रनाथ टैगोर ने। ये यहाँ पर में देख सकते हो आप लोग, अवनींद्रनाथ टैगोर, इन्होंने बनाया था इसको, ठीक है। तो पहला वाला गलत है, तो जहां 1 दिया हुआ है और यहाँ भी सही बोला है ना, तो ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। इट वॉज पेंटेड इन 1905 बंगाल विभाजन के विरोध में, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही, 1905 में बनाया था। तो बी इज द करेक्ट आंसर, ओनली 2। समझ में कितने लोगों का सही हुआ है, हाथ ऊपर करके बता दो मुझे एक बार। सही हुआ है, और जिनका गलत हुआ है वो भी अब समझ गए, अब सही आंसर लगाएंगे, वो भी हाथ ऊपर करके बता देंगे, ठीक है। इससे मुझे समझ आ जाएगा कि आप लोग जो है फ्रेंड्स अब तैयार हो, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। और अब आएगा तो आप लोग कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलिए एक बार टॉप फैन मूवमेंट प्लीज एक बार दिखा दिया जाए कि यहाँ पर में कौन कौन से बच्चे जो सही से आंसर कर रहे हैं सारे क्वेश्चंस का। जी, जैसे कि मैं यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स, सबसे टॉप के ऊपर में है, ठीक है, कुआम रियालम जो है, कुआम कुमर कुआमर कुमारी आलम, क्या नाम है इनका, एक बार प्लीज हिंदी में भी बता दीजिएगा आप, ठीक है। जूली कुमारी, ठीक है, प्रभा सिंह बीपीएससी एस्पिरेंट, मधु सिंह, प्रियंका ठाकुर, ठीक है, किरण कुमारी, अंजुम आरा, नूतन कुमारी, अर्चना प्रखर, रमा कुमारी यादव, ठीक है, सुधा द्विवेदी। ये बहुत सारे बच्चे देख सकते हो आप लोग फ्रेंड्स आपके स्क्रीन के ऊपर में, ये वो बच्चे जिन्होंने कमेंट के अंदर में बेहतरीन तरीके से आंसर किया है, ठीक है। और कमेंट के अंदर में सारे आंसर्स कर रहे हैं, उन्होंने सेशन को लाइक भी कर दिया है, और कमेंट के अंदर में आंसर सारे आंसर्स कर रहे हैं कमेंट में भी। ना आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड, देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना है साइलेंट वैली, ठीक है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है, साइलेंट वैली, ये बताइए आप लोग, साइलेंट वैली आपको कहां पर में मिलेगी, शांत घाटी। देखिए मैं आप लोगों को ना एक दो चीजें बताता हूँ, आप लोग उसको उसको समझिए पहले, ठीक है। अगर आप लोगों से बोला जाए कि वैली ऑफ फ्लावर कहाँ पर में है, वैली वैली ऑफ फ्लावर, ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर बोला जाए तो ये उत्तराखंड के अंदर में है। अगर आप लोगों से पिन वैली बोला जाए, पिन वैली कहाँ पर में है, पिन वैली, ठीक है, पिन घाटी, तो ये है हिमाचल प्रदेश के अंदर में। अगर आप लोगों से साइलेंट वैली बोला जाए, साइलेंट वैली, शांत घाटी, साइलेंट वैली, तो आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा केरला। क्या आप लोग ये तीनों के तीनों मेरे को लिख के दे सकते हो जल्दी से, तीनों के तीनों पॉइंट लिख दीजिए जल्दी जल्दी से आप सभी। वैली ऑफ फ्लावर, ठीक है, उत्तराखंड के अंदर में, पिन वैली हिमाचल प्रदेश के अंदर में, साइलेंट वैली केरला के अंदर में, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में आते हैं, आप देख सकते हो साइलेंट वैली, ठीक है, शांत घाटी या साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है, ये क्वेश्चन आया आप लोगों का एग्जाम के अंदर में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। अगर आपसे वैली ऑफ फ्लावर बोला जाता तो उत्तराखंड आप लोगों का आंसर हो जाता, और पिन वैली बोला जाता तो हिमाचल प्रदेश हो जाता। तो ये तीनों के तीनों आप लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, आपको बता दूं जितने बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं कोर्सेज के अंदर में, ठीक है, राखी 2025 इस कूपन कोड का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। रक्षाबंधन स्पेशल ऑफर है आप लोगों का, और कल रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में आपकी एक बड़ी क्लास मैराथन होने वाली है, लाइव आपने देखना है, और लाइव के बाद में आपकी टेस्ट होंगी। और आज रात 10 बजे भी आप लोगों की टेस्ट है, वीकली टेस्ट। मैं एक फॉर्म आप लोगों को दूंगा थोड़ी देर के अंदर में, तो स्टे ट्यून्ड, वो फॉर्म आप लोगों ने भरना है, ठीक है। और आप लोगों को एक कोर्स में ऐड कर दिया जाएगा, जिसके जरिए आप लोग जो है फ्रेंड्स वो टेस्ट दे पाओगे, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस शहर को मक्का का द्वार कहा जाता है, ठीक है, मक्का का द्वार कहा जाता था, ये आप लोग बता देंगे जल्दी से मुझे। तो निम्नलिखित में से किस शहर को मक्का का द्वार कहा जाता था, तो देखिए अगर मैं आप लोगों को बताऊं यहाँ पर मैं फ्रेंड्स, ये हमारा अगर भारत है और इधर साइड में मक्का सऊदी अरब है, तो यहाँ से सूरत का जो बंदरगाह था वहाँ से होते हुए इस तरीके से पोर्ट, ठीक है, सूरत पोर्ट से होते हुए आप समुद्र के रास्ते से मक्का जाते थे पहले मुगलों के समय में। तो मुगलों के समय में गेटवे टू मक्का या गेट टू मक्का किसको कहा जाता था, सूरत को कहा जाता था, क्योंकि यही से जाया जाता था, ठीक है। मैं एक मैप के थ्रू भी आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा फ्रेंड्स। ये यहाँ पर में है सूरत का बंदरगाह, यहाँ पर में आप देख सकते हो, यहाँ से होते हुए नीचे से इस तरीके से, ठीक है, यहाँ से ऐसे मक्का जाया जाता था, ठीक है। ये नीचे में अगर आप मैप को थोड़ा सा नीचे में एक्सटेंड भी कर लो तो ओके।
तो गेट टू मक्का किसको बोलते थे? सूरत को बोलते थे। हज करने के लिए जो लोग जाते थे ना, तो वो सूरत के बंदरगाह से होते हुए जाते थे, ऐसा, ठीक है। वो इतना बड़ा पोर्ट था, ठीक है। एक मैगजीन थी उस समय में, जिसका नाम था ओविंगटन मैगजीन। उसने एक बार लिखा था कि आप किसी भी समय सूरत के बंदरगाह पर चले जाइए, उस समय आपको कम से कम 100 जहाज वहां लंगर डाले हुए या फिर वहां पर में खड़े आपको दिखेंगे, ठीक है। 100 जहाज कम से कम मिलेंगे, ऐसा ओविंगटन मैगजीन ने उस समय में लिखा था। किस प्रसिद्ध सूफी संत को चिरागे दिल्ली के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए आप लोग, कभी हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए डायरेक्टली। चिरागे दिल्ली के नाम से किसको जानते हैं? मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज फॉर्म जो है वो एक बार तैयार रखिए। चलिए, तो चिराग दिल्ली के नाम से किसको जाना जाता है फ्रेंड्स? अगर ये आप लोगों से आ जाए तो नसीरुद्दीन महमूद चिराग दहलवी, ठीक है। ये चिश्ती जो है फ्रेंड्स घराने के एक सूफी संत हुए। इनको चिराग दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है, मतलब लैंप ऑफ दिल्ली, दिल्ली का चिराग। चिराग दहली मतलब दिल्ली का चिराग, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने। और निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे ये, जो निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह है ना दिल्ली के अंदर में, तो उनके ये शिष्य हुआ करते थे, नसीरुद्दीन महमूद, ठीक है। इनको चिराग दिल्ली की उपाधि दी गई थी, चिराग दिल्ली, दिल्ली का चिराग। तो चिराग दहलवी, चिराग, चिराग ऑफ, ठीक है, दिल्ली, या फिर दिल्ली का चिराग, लैंप ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो किसको बोलते थे आप लोग यहाँ पर में? निज़ामुद्दीन औलिया, बख्तियार काकी, शेख नसीरुद्दीन महमूद, ठीक है। तो शेख नसीरुद्दीन महमूद को कहा जाता था, ये याद रखना है आप लोगों ने। डायरेक्ट एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। शेख नसीरुद्दीन महमूद एक सूफी संत हुए, चिश्ती घराने के, निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे ये, निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य, उनके अनुयायी, ठीक है। आपसे पढ़कर लगता है सर सक्सेसफुल होने से अब कोई नहीं रोक सकता। सौरभी रानी जी बिल्कुल, ठीक है। और ऐसे ही आपने रखना है एटीट्यूड। और जो बच्चे ये इस तरीके से सोच रहे कि अब कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं अपना, वो बच्चे सफल हो जाएंगे, देखिएगा आप लोग, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैं साउथ पेनिनसुलर अपलैंड, ठीक है, कौन सा किसका पार्ट था? आपको पता है हमारे भारत का ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये जो हिस्सा है ना, ये किसी हिस्से से टूटकर आकर यहां पर में जुड़ा है। अगर आपको पता हो, अगर आपने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है, कितने अल्फ्रेड वेगनर की मेरे से पढ़ी है, मैंने आपको पेड क्लास में पढ़ाया है पूरा, और मैंने वाईटी पे भी कई सारे बार क्वेश्चन कराया उसको। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो है आपका जो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है उसको। तो महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत में मैंने आपको बताया कि हमारे भारत का ये पेनिनसुलर वाला जो भाग है, एक गोंडवाना लैंड का पार्ट था। गोंडवाना लैंड नीचे वाला जो हिस्सा था ना, उसका पार्ट था, ठीक है। फिर बाद में उससे टूटकर ये ऊपर की तरफ में आया है, ठीक है। पूरा हमने एनिमेशन के थ्रू भी देखा था उसको, ठीक है। तो गोंडवाना, लॉरेशिया और गोंडवाना, तो गोंडवाना से टूटकर हमारा इंडिया जो है वो ऊपर की तरफ में आया था, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। गोंडवाना लैंड से टूटकर, तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखोगे आप लोग। गोंडवाना, ये भारत आप देख सकते हो, ये पेनिनसुलर इंडिया, यहाँ से फिर आके इससे टकराया और हिमालय का निर्माण हुआ, ठीक है। तो गोंडवाना लैंड, ठीक है। तो आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा कि भारत किसका पार्ट था? दक्षिण भारतीय दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि, साउथ पेनिनसुलर अपलैंड या पेनिनसुलर इंडिया का जो ये वाला भाग है, ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, प्लीज इसको याद रखना है आप लोगों ने। रिवर पर भी क्वेश्चन करा दीजिए। तो आराध्या रंजन जी, ठीक है, मैं बिल्कुल रिवर के ऊपर में भी एक पूरी, अगर आप लोग बोलोगे तो एक मैं डेडिकेटेड सेशन ले लूंगा, जिसके ऊपर में हम लोग मिक्स क्वेश्चन रिवर्स के ले लेंगे पूरे के पूरे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों के आपको बताना है भीमबेटका की खोज किसने की थी। पहली बात तो ये भीमबेटका क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, भीमबेटका जो है आप लोगों ने याद रखना है कि भारत में मध्य प्रदेश के अंदर में, ठीक है, मध्य प्रदेश में एक जगह है भीमबेटका। यहाँ पर मैं आप लोगों को फ्रेंड्स 500 से भी ज़्यादा, ठीक है, गुफाएं मिली है। अब गुफाएं सर मिली, इसमें क्या है? उन गुफाओं के अंदर में चित्र भी है। तो मध्य प्रदेश का जो रायसेन डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर में भीमबेटका नाम की जगह, और भीमबेटका के अंदर में गुफाएं, और उन गुफाओं के अंदर में चित्र। तो मतलब हमारे जो पूर्वज थे, ठीक है, पैलियोलिथिक एज के समय में, उन्होंने जो चित्रकारी की थी वो हमें यहाँ पर में मिलती है। तो फ्रेंड्स इसको, ठीक है, किसने खोजा था? तो विष्णु वाकनकर जो थे, ठीक है, तो विष्णु वाकनकर, विष्णुधर वाकनकर जी जो है, उन्होंने इसकी खोज की थी। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो विष्णु वाकनकर 1957-58 के अंदर में इन्होंने इसकी खोज की। 2003 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर में भी शामिल किया गया है। आप देख सकते हो, ठीक है, उस समय की अद्भुत कलाकारी। अब आप लोगों को लगेगा सर इसमें क्या कलाकारी है, तो हमारे बच्चे भी बना लेते हैं, ठीक है। अरे ठीक है,
लेकिन उस समय के हिसाब से आप सोचिए, जब विकसित नहीं था, हमारा माइंड इतना डेवलप नहीं था, हमारे जो मोटर सेंस है, ठीक है, ग्रॉस मोटर सेंस इतने ज़्यादा विकसित नहीं थे। उस समय में भी ये बना लेना, सोचना, ठीक है, ये बड़ी बात है। आप समझिए ना, हम मोर और लेस क्या थे, एनिमल्स थे, बाकी एनिमल्स की तरह हमने अपने आप को इवॉल्व किया। हमारे जो पूर्वज थे वो ये इस तरीके से चित्रकारी जो देख रहे थे वो सारी चीज़ें वो बना रहे थे, ठीक है, पेंटिंग कर रहे थे। ओके, तो ये जो चीज़ है फ्रेंड्स, ये अद्भुत है। उसके हिसाब से आज हम जो चीज़ें कर पा रहे हैं, हो सकता है हमारे आने वाले जो पीढ़ियाँ है उनको लगे कि यार ये तो कितना इजी काम था, ये सारी चीज़ें। ओके, लेकिन वो उनके हिसाब से इजी हो गई क्योंकि उतना डेवलपमेंट उस समय में हो चुका होगा, ठीक है, उसने टूल्स आ चुके होंगे, उतनी सारी फैसिलिटीज़ आ चुकी होंगी। लेकिन उस समय में जब कुछ भी नहीं था, तब ये सारी चीज़ें करना बड़ी बात थी, ठीक है। तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर जो थे, उन्होंने जो है फ्रेंड्स इसकी खोज की थी भीमबेटका की। भीमबेटका कहाँ पर में है, जल्दी से कमेंट करके बताओ मेरे को, कौन से राज्य में भीमबेटका, जल्दी से फास्ट, भीमबेटका कौन से राज्य में है? ओके, जल्दी बताएंगे आप लोग। उत्तर से दक्षिण की तरफ में दी गई भौगोलिक विशेषताओं के स्थान सही क्रम से लगाना है आप लोगों ने, ठीक है। देखिए, अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स, तो हिमालयन वाला क्षेत्र होता है, हिमालय वाला क्षेत्र, हिमालय के जस्ट नीचे में जो क्षेत्र होता है ना, उसको बोलते हैं भाबर का क्षेत्र। वहाँ पथरीली भूमि होती है क्योंकि हिमालय से आए हुए जो छोटे मोटे कंकड़ पत्थर वगैरह सब यहाँ जमा होते हैं, इसको बोला जाता है, ठीक है, भाबर। क्या बोलते हैं इसको? भाबर। पथरीली भूमि हिमालय के जस्ट नीचे में जो होती है उसको पथरीली भूमि भाबर बोला जाता है। फिर थोड़े आगे जाओगे आप तो वहाँ पर में पानी की दलदली भूमि होती है जिसको तराई का क्षेत्र बोलते हैं, तराई, तराई का क्षेत्र, भाबर, फिर उसके बाद में तराई, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोगों का क्या होता है, मैदानी इलाका होता है, ठीक है, मैदानी इलाका, ठीक है, मैदानी इलाका। और यहाँ पर में मिट्टी होती है एल्यूवियल सॉइल, एल्यूवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी को भी दो भाग में बांट सकते हो आप लोग। एक होती है आप लोगों की बांगर, बांगर मतलब पुरानी मिट्टी, और खादर मतलब नई मिट्टी, खादर, ठीक है, खादर और बांगर, यहाँ मिट्टी एलुवियल सॉइल है ये वाली आपकी। ओके, फिर उसके बाद में नदियाँ जब आगे जाती है और पानी में मिल जाती है, समुद्र में मिलती है, तो वो डेल्टा बनाती है, डेल्टा इस तरीके से, तो ये डेल्टा बनता है समुद्र का, समुद्र में। तो नदियों का ये क्रम बता रहा है बेसिकली, इसका मतलब ये है यहाँ पर में। तो आप देख लीजिए यहाँ पर में पहाड़ों से नदी निकली पहाड़ों से, ठीक है, नदी निकली पहाड़ों से, तो पहले पथरीली भूमि के पास से गई भाबर में से, फिर तराई वाले क्षेत्र से गई, फिर एलुवियल सॉइल मतलब जलोढ़ मिट्टी जो है, जलोढ़ मिट्टी में भी भाबर और खादर होती है, तो यहाँ पर में क्या दिया हुआ है, खादर दिया, तो खादर को कंसीडर कर लेंगे अपन, ठीक है, ठीक है, दो प्रकार होते हैं। फिर उसके बाद में नदी आगे बढ़ी और जब मिलती है समुद्र में तो उससे पहले डेल्टा बनाती है। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ में अगर आपको बनाना है, ठीक है, उसका सही क्रम, तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, भाबर, तराई, खादर और डेल्टा जो दिया हुआ है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है, भाबर, तराई, खादर, डेल्टा, ऑप्शन नंबर डी। कितने लोगों ने सही लगा दिया था इसको? कितने लोगों को समझ गया? डी आंसर लगा दिया उन लोगों ने। समझ में आ गया आप लोगों को? एक मैप के थ्रू भी आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर मैं, ठीक है, और अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। देखिए, हिमालयन क्षेत्र से जैसी नदी निकलती है, भाबर पथरीली भूमि, फिर दलदली भूमि तराई वाला क्षेत्र, फिर आपकी मिट्टी होती है यहाँ पर में एलुवियल सॉइल जलोढ़ मिट्टी, उसमें पुरानी वाली मिट्टी को भांगर और नई वाली मिट्टी को खादर बोलते हैं, ठीक है। तो खादर दिया हुआ था तो हम लोगों ने लगा लिया हुआ, और फिर बाद में जब समुद्र में मिलती है तो वहाँ डेल्टा बनाती है वो। ओके, नाउ अब जो देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को जो है एक इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट बता दूं, जो टेस्ट है आप लोगों की, ठीक है, फ्री टेस्ट, वीकली टेस्ट, आप लोग अगर तैयार हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग इस वीडियो के नीचे में भी कि जी सर ये इनिशिएटिव करिए, ठीक है, और टीचिंग परीक्षा का जो ये इनिशिएटिव है उसको आप लोग चाहते हो कि इसको कंटिन्यू किया जाए। हम क्या करेंगे, हम जो है फ्रेंड्स वीकली जो है वो टेस्ट आप लोगों की लेंगे। वीकली टेस्ट में क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, हम जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पीवाईक्यूज है, उनके ऊपर में बेस्ड आप लोगों की टेस्ट लेंगे, हर हफ्ते लेंगे फिर, ठीक है, हर हफ्ते। और हर हफ्ते आप लोगों को प्रिपरेशन भी अच्छे से करने मिलेंगे, आप लोग जो है अटैच रहोगे पढ़ाई से भी, बहुत सारी और भी चीज़ें करेंगे। तो वीकली टेस्ट, ठीक है, तो वीकली टेस्ट के लिए आप लोगों ने क्या करना है, एक फॉर्म आप लोगों को अभी दिया जा रहा है, ठीक है, इस फॉर्म को आप फिल कर देंगे जल्दी से, सभी के सभी बच्चे जो है इस फॉर्म को फिल कर देंगे। फॉर्म कहाँ मिलेगा आप लोगों को, तो फॉर्म जो है फ्रेंड्स आप लोगों को मिल जाएगा अभी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर में मिल जाएगा, या पिन भी कर दिया गया होगा मोस्ट प्रोबेबली, पिन कर दीजिए, ठीक है। तो पिन कमेंट के अंदर में मिल जाएगा, या फिर आप लोगों को नीचे में पिन चैट में और पिन कमेंट दोनों में मिल जाएगा आप लोगों को। ये फॉर्म फिल कर देना है आप लोगों ने, अच्छे से फिल करिएगा फॉर्म आप लोग, सही जानकारी के साथ में, सही तरीके से, ताकि जो जानकारी है, जो नोटिफिकेशन आता है या कोई भी आती है, वो भी आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन अच्छे से पहुंचाई जा सके, ठीक है। तो वीकली टेस्ट आपको क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, आज रात में 10 बजे
ठीक है 10 PM पे, आई थिंक 10:30 PM के ऊपर में आप लोगों के आज टेस्ट है, 10:30 के ऊपर में, ठीक है। 10:30 पर जब आपकी टेस्ट है तो आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है, फॉर्म भर देना है। आपको टीम क्या करेंगी, जैसे ही आपको ऐड कर दिया जाएगा, टेस्ट में ऐड कर दिया जाएगा तो आप लोगों को मैसेज आ जाएगा एक, ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर में, व्हाट्सएप पर मैसेज आ जाएगा कि आपको ऐड कर दिया गया है, ठीक है। फिर आप टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में जाकर वो टेस्ट को देख सकते हो। तो जल्दी, जितना जल्दी भरोगे उतना जल्दी आप लोगों को जो है उसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो जितना जल्दी भरोगे उतना जल्दी ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है, ओके। तो फॉर्म की लिंक आपके पास में है। जी हाँ, सभी लोग भरेंगे, पेड स्टूडेंट। वहां पर मैं पूछा भी गया है कि आप पेड स्टूडेंट हो या नहीं हो, ठीक है, वो पूछा गया है उसके अंदर में आप लोगों को, तो भर दीजिएगा। ठीक है जी, तो भरना सभी को है। अगर आप पेड स्टूडेंट हो तो वहाँ पूछा भी जाएगा फॉर्म में, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा तरीके से, जैसे पेड स्टूडेंट हो तो आपको पुश नोटिफिकेशन के जरिए भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये फॉर्म भर देना है आप लोगों ने। वो फॉर्म की लिंक भी आप लोग सारे जगह पे शेयर कर दीजिए, अपने लाइब्रेरी के ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए, सभी लोग लाइब्रेरी के ग्रुप के अंदर में, अपने कॉलेज के ग्रुप के अंदर में शेयर कर दीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए कि भर दो ये फॉर्म को, ठीक है, और टेस्ट देना है, ताकि हेल्दी कंपटीशन आप लोगों का देख सके कि आप लोग कितने पानी में हैं। 10:30 बजे आज टेस्ट होंगी। अगर आप लोग बोलोगे, ठीक है, कमेंट में मुझे बताना आप लोग, अगर आप कहोगे तो हम लोग जो है फ्रेंड्स हर वीक में इसकी टेस्ट लेंगे, वीकली टेस्ट हम लोग लेना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग बताइएगा जरूर कि क्या आप लोग चाहते हो, और टेस्ट अच्छे से देनी है आप लोगों ने। 10:30 बजे होंगी टेस्ट आप लोगों की, तैयार रहिएगा आप लोग, ठीक है। फॉर्म फिल कर दिया, अर्नव ठाकुर बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है, एकदम फास्ट है अर्नव। और बाकी सारे लोग भी जल्दी जल्दी से फिल कर दीजिए, और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए अपने सारे, ठीक है। अर्नव जी सारी जगह पे शेयर भी कर दीजिए उसको। चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।